Hello students, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the Law channel. In this video, we are going to discuss the MCQs of the Indian Contract Act, and this will be helpful for your all India bar examination as well as all the state judiciary examination where the Indian Contract Act is asked. So our first question is, in this social agreement, usual presumption is, मैं क्वेश्चन को इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, एज वेल एज मैं ऑप्शंस भी हिंदी में बताऊंगी आपको. सो इवन इफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर बोथ ऑफ यू. तो हमारा क्वेश्चन है कि सोशल एग्रीमेंट जो होते हैं उसमें हम यूजुअली क्या प्रिज्यूम करके चलते हैं, क्या हम धारणा बना के चलते हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन इज दैट द पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट सोशल रिलेशन. पहला ऑप्शन है कि पार्टीज जो हैं वो इस इंटेंशन से नहीं जा रहे हैं कि वो सोशल रिलेशन क्रिएट करने वाले हैं. दूसरी बात, दैट पार्टीज इंटेंड टू परफॉर्म देम. सोशल एग्रीमेंट का मतलब होता है कि पार्टी की ये इंटेंशन होती है कि वो परफॉर्म करेंगे. तीसरी बात, दैट पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू मेक अ लीगल एंड सोशल रिलेशनशिप. सोशल और लीगल रिलेशन नहीं बनाने वाले हैं पार्टीज. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज दैट the parties do not intend to create legal relation between them. तो सोशल एग्रीमेंट की प्रिजम्पशन क्या है इनमें से? आई होप आपने सोशल एग्रीमेंट वाला टॉपिक पढ़ा होगा. सोशल एग्रीमेंट में ये होता है कि हमारी इंटेंशन नहीं होती है कि हम लीगल रिलेशन बनाने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई इन्वाइट यू फॉर लंच ऑन एट माई होम एंड अगर आप नहीं आते हैं तो मैं कोर्ट में जाकर या फिर मैं पिटीशन नहीं डाल सकती हूँ, सूट नहीं फाइल कर सकती हूँ आपके खिलाफ कि आपने ये एग्रीमेंट ब्रेक करा है, बिकॉज दिस वाज अ सोशल एग्रीमेंट. आप अगर लंच पर नहीं आए हमारे घर तो आई कैन नॉट सू यू बिकॉज वी डोंट हैव, ना आपका ना मेरा, हम दोनों में से किसी का भी ये इंटेंशन नहीं था कि वी आर गोइंग टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, राइट. तो दिस इज सोशल एग्रीमेंट और इसमें यूजुअली हम प्रिज्यूम करके चलते हैं दैट द पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन बिटवीन देम. That means option 4 will be the correct option. Our next question is, an implied contract is one which comes into existence on account of. Implied contract किस तरह से existence में आता है? Option 1, by the conduct of the parties. Option 2, written agreement of the parties. Option 3, inability of parties to write. Or is it option D, that is directions given by the parties. पूछा जा रहा है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो किस तरह से एग्जिस्टेंस में आते हैं. क्या पार्टी किसी कंडक्ट करने के वजह से आते हैं? क्या हम रिटन एग्रीमेंट अगर कर देंगे एज अ पार्टी, अगर हम रिटन एग्रीमेंट कर देते हैं उसके थ्रू आते हैं? तीसरी बात कि पार्टी इनेबल हो जाती है, पार्टी एबल नहीं रहती है कि वो कुछ लिख सके, तो उस मामले में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. और इज इट ऑप्शन डी, दैट इज अगर पार्टीज डायरेक्शन दे रही हो तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की जहां बात होती है तो दिस कैन बी डन बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज. ठीक है, ये इम्प्लाइड कंडक्ट होता है. एक इम्प्लाइड होता है, एक एक्सप्रेस होता है. ठीक है, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा होगा. एक्सप्रेस में हम एक्सप्रेसली बता रहे होते हैं, लिख कर, बोल कर, किसी भी तरह से. एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि वी डू सम कंडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी बस में चढ़े तो इसका ये मतलब है कि हम बस में इसलिए चढ़े हैं कि हमें किसी जगह पर जाना है, पर्टिकुलर जगह पर, और हम उस जाने के लिए हम पैसे देंगे, हम टिकट खरीदने वाले हैं. ठीक है, दिस विल बी एन इम्प्लाइड प्रिजम्पशन. तो दीज आर द कंडक्ट ऑफ पार्टीज. कंडक्ट के थ्रू हम कॉन्ट्रैक्ट जो करते हैं दैट इज नोन एज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच अंडर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नथिंग रिमेन्स टू बी डन बाय आइदर पार्टी इज नोन एज. एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दोनों साइड के दोनों पार्टीज ने अपना अपना टर्म कंप्लीट कर लिया या अपने साइड से जो भी उन्हें करना था फॉर द पर्पस ऑफ फुलफिलिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने वो काम कर लिया है. अब इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहने वाले हैं? क्या हम इसे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, क्या हम इसे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, या फिर यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, या फिर हम उसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कह देने वाले हैं? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके जो टर्म्स थे उस टर्म्स को फुलफिल कर लिया है दोनों पार्टीज ने. ठीक है, और कुछ बाकी नहीं है. नथिंग रिमेन्स टू बी डन बाय आइदर पार्टी. ठीक है, दोनों पार्टीज ने अपने साइड का काम कंप्लीट कर लिया है, तो वी कॉल इट एज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज नथिंग इज लेफ्ट टू बी डन नाउ.
दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हम इसे कहेंगे क्योंकि दोनों पार्टीज ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया अपना पार्ट, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a contract in which under the terms of contract one or both the parties have still to perform their obligations in future is known as। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके टर्म्स के अकॉर्डिंग एक पार्टी या दोनों पार्टीज अभी बाकी है अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए, दे आर स्टिल टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, अभी फ्यूचर में वो करेंगे अपना पार्ट। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? इज इट एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट? इज इट एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट? इज इट ऑप्शन 3 दैट इज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट? और इज इट ऑप्शन डी दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? both the parties या one of the party have still to perform their part। see, executed contract तो ये नहीं हो सकता बिकॉज उसमें दोनों पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टीज अपना पार्ट परफॉर्म कर चुके होते हैं, ठीक है। एंड यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें एक पार्टी को परफॉर्म करना रहता है या एक पार्टी के साइड का काम अभी कंप्लीट करना बाकी है, ओके, दैट इज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो पहले वैलिड रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे सर्कमस्टांस बीच में आ जाते हैं जिन बेसिस पर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैंने कल भी आपको बताया था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने पढ़ाया है कल वाले क्लास में, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको ये प्रॉमिस करा कि आई विल गिव यू माई पेन फॉर 10 रुपीज, ठीक है, और मेरा पेन डिस्ट्रॉय हो जाता है और मैं आपको अब नहीं दे सकती अपना पेन, तो पहले तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था बिकॉज आई वॉज अबाउट टू गिव यू माई पेन, लेकिन बाद में ये ऑब्जेक्ट ही डिस्ट्रॉय हो गया, तब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है। तो दैट इज नोन एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जो अर्लियर वैलिड तो रहते हैं लेकिन सम ऑफ द सर्कमस्टांस के वजह से या फिर उस ऑब्जेक्ट के ही डिस्ट्रॉय हो जाने के वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं। तो ये भी यहाँ पर फॉल नहीं कर रहा है, यहाँ पर पूछा गया वन और बोथ ऑफ द पार्टीज हैव स्टिल टू परफॉर्म देयर पार्ट, तो इसे हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्ट्रैक्ट्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस आर। हम परफॉर्मेंस के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा? इज इट ऑप्शन बी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट? आपको समझ आ गया एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब। दूसरी बात एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट भी हमने अभी पढ़ा। तीसरी बात पार्टली एग्जीक्यूटेड और पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, और इज इट ऑप्शन 4 दैट इज ऑल ऑफ द अबव? कॉन्ट्रैक्ट्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट के क्लासिफिकेशन पूछा जा रहा है यहाँ पे। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे तो परफॉर्मेंस बेस्ड पर ये कॉन्ट्रैक्ट्स है ना। एंड अगर आपसे पूछा जाता ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के हिसाब से अगर पूछा जाए क्लासिफिकेशन, तो हमारे पास 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एंड नेक्स्ट होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एंड द थर्ड वन इज द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 21. It talks about the express contract. An express contract means a contract made by. Express contract means contract किस तरह से बनते हैं, इसके बारे में तो मैंने अभी आपको बता ही दिया थोड़ी देर पहले। ऑप्शन 1 words either express, either spoken or written, words either spoken or written। दूसरी बात डॉक्यूमेंट्स में हम कर सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर both words and the documents, or is it option 4 all of the above? Question number 21 एंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज ऑल ऑफ द अबव। जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो रिटन फॉर्म में होते हैं, तो रिटन फॉर्म में या फिर हम बोल के करते हैं ये चीज, ठीक है, वर्ड्स में करते हैं या फिर रिटन फॉर्मेट में करते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी रिटन फॉर्मेट में आ जाते हैं, इसलिए ये सारे ऑप्शन सही हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए अपॉइंट्स बी एज हिज एजेंट। ए ने बी को अपना एजेंट अपॉइंट करा है, ओके, बाय वे ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा उसने अपॉइंट करा है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस तरह का एग्जाम्पल है? इज इट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, implied contract, legal contract, or is it option 4 unlawful contract?
ए ने बी को अपॉइंट करा है अपना एजेंट बाय वे ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। तो बाय वे ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी जो हो गया वो हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बिकॉज ये एक तरह का कंडक्ट है कि हमने पावर ऑफ अटॉर्नी आपके नाम पर बना दी, इट मीन्स आई एम अपॉइंटिंग यू एज माई एजेंट। ठीक है, तो ये तो कंडक्ट हुआ हमारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश implies a contract though the parties never expressed their intention to enter into the contract। इनमें से किसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं इवन इफ पार्टी ने अपना एक्सप्रेशन नहीं दिया है कि उनकी इंटेंशन है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इट विल बी whether it will be express contract, implied contract, voidable contract or the unlawful contract। Dash implies a contract through the parties never expressed their intention to enter into a contract। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर पार्टीज ने कभी एक्सप्रेस ही नहीं की अपनी इंटेंशन तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, बिकॉज उसने अपने कंडक्ट के द्वारा ये इंटेंशन शो करा है। ठीक है, एक्सप्रेस्ड वे में उसने कभी नहीं बताया, इधर बाय वर्ड्स या फिर एक्सप्रेशन या फिर रिटन फॉर्मेट, इन तरह से उसने नहीं बताया है, तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि कंडक्ट ऑफ द पार्टीज के द्वारा हो रहा है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं, इसका सही आंसर होगा कंडक्ट के द्वारा हम बता रहे हैं, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट मीन्स इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की हो गया बाई कंडक्ट अगर हो रहा है तो। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉइंग कैश फ्रॉम द एटीएम। एटीएम से हम पैसा निकाल रहे हैं। सेल बाय फॉल ऑफ द हैमर एट एन ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल में सेल ऑफ फॉल ऑफ हैमर हो चुका है। ठीक है, जब हम ऑक्शन में जाते हैं, बिडिंग होती है जहां पे। एंड तीसरी बात एंटरिंग इनटू अ बस। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आपका बहुत ही क्लियर अब हो चुका है। आई डोंट थिंक कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आप एक भी क्वेश्चन गलत करके आने वाले हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का भी सही आंसर हो जाएगा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन 2। these are the implied, someone is acting like he want to enter into a contract, so these are the implied conduct हमारा हो रहा है, तो that is implied contract। question number 26, dash is a one-sided contract in which only one party has to perform his promise or obligation। ठीक है, इसे मैं वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट कहती हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ एक पार्टी को परफॉर्म करना है अपना प्रॉमिस या ऑब्लिगेशन। तो उसे किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हम कहते हैं? इज इट अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इज इट इलीगल एग्रीमेंट, इज इट यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, और इज इट ऑप्शन 4 दैट इज बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट? एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 दैट इज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अभी अभी मैंने बताया कि यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी को अपना पार्ट परफॉर्म करना रहता है एंड बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज को परफॉर्म करना होगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी हमने बताया और साथ ही साथ इलीगल एग्रीमेंट अब हम बताते हैं। इलीगल एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो सकते हैं या फॉरबिडन बाय लॉ हो सकते हैं, ऐसी चीजें जिससे कोर्ट मना कर रहा है, जिससे कानून मना कर रहा है। ओके, लॉ इज फॉरबिडिंग समथिंग, या लॉ ऐसे चीज की परमिशन दे रहा है एंड यू आर ओमिटिंग टू डू दैट थिंग, तो दीज आर द इलीगल एग्रीमेंट्स। ठीक है, और इलीगल एग्रीमेंट जो होते हैं वो कभी कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले ही नहीं पाते हैं, बिकॉज एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ चाहिए, और अगर कोई एग्रीमेंट इलीगल है तो उसे इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ मिल ही नहीं सकती है। मैं एक एक टॉपिक पर इतने सारे क्वेश्चंस आपसे करवा दूंगी, इतने सारे एमसीक्यूज करवाने वाली हूं मैं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं अटकने वाला ऑल इंडिया बार एग्जाम में। अब जितने हो सके इसके एमसीक्यूज देखिए, जो भी मैं करा रही हूँ, जितने लेक्चर में ले रही हूँ विद रिगार्ड टू एमसीक्यूज, ये सारे लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और मैं ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं, एक दिन में मैं 15 to 20 क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो दिस विल नॉट बी हेक्टिक फॉर यू। एन एग्रीमेंट इज, एग्रीमेंट क्या है? ऑप्शन 1, enforceable by law if it meets the requirements of law of the land। Option 2, enforceable by law if any one party to it wants। Option 3, enforceable against the law।
or is it option 4 that is enforceable by law if it is made by the competent parties? एग्रीमेंट क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 27. सी, अभी अभी हमने बताया कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ अगर होगा तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाने वाला है, ठीक है? तो एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इफ इट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ ऑफ द लैंड. बात तो सही है, दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. और अगर रिक्वायरमेंट ही वो फॉलो नहीं कर रहा होता, फॉर एग्जाम्पल इलीगल एग्रीमेंट जो भी हमने देखा, तो हम उसे इन्फोर्स ही नहीं करा सकते हैं. The next question is, where the obligation in a contract is outstanding on the part of both parties, it is called. Obligation of जो contract है that is outstanding on the part of both parties, मतलब दोनों parties ने अपना पार्ट अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, दोनों पार्टीज को परफॉर्म करना है अपना पार्ट, तो इसे हम क्या कहते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, और इज इट ऑप्शन 4 दैट इज बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट? आई होप ये सारे कॉन्ट्रैक्ट अब आप समझ चुके हैं इतने बार क्वेश्चंस करके कि वॉइड क्या होते हैं, बाइलैटरल, यूनिलैटरल, इलीगल क्या होते हैं ये सारे कॉन्ट्रैक्ट. तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. दोनों पार्टीज आउटस्टैंडिंग दैट इज अबाउट टू परफॉर्म देयर पार्ट, तो ये बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, दोनों पार्टी को जब परफॉर्म करना रहे अपना पार्ट, ठीक है? तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट को आप एक साथ पढ़िएगा, एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट को एक साथ पढ़िएगा, ठीक है? क्योंकि ये जो चारों कॉन्ट्रैक्ट हैं ऑलमोस्ट सिमिलर ही कंसेप्ट है इनके. The next question is, a contract needs to be written, registered and signed by the parties and witnessed. किसी कॉन्ट्रैक्ट को रिटन में होना, रजिस्टर करना, साइन करना और विटनेस के सामने ये सारी चीजें करना, ये कब जरूरी हो जाता है? ऑप्शन 1 इफ एनी पार्टी डिजायर्स so. ऑप्शन 2 इफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिजायर्स डायरेक्ट so. ऑप्शन 3 इफ एनी अदर एक्ट प्रोवाइड्स so. और इज इट ऑप्शन 4 अगर कंसिडरेशन 100 रुपीज से ज्यादा का है किसी कॉन्ट्रैक्ट में? तो रिटन, रजिस्टर्ड, साइंड एंड विटनेस्ड की जरूरत हमें कब पड़ती है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इफ एनी अदर एक्ट प्रोवाइड्स so. किसी भी एक्ट में अगर लिखा हुआ है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को तो हमें रजिस्टर कराना जरूरी है, देन वी हैव टू रजिस्टर दैट. लिखा है कि रिटन में करना जरूरी है, साइन करना जरूरी है या विटनेस का होना जरूरी है, अगर किसी भी एक्ट में ये बात लिखी गई है तो वी हैव टू फॉलो दैट. और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो कहा जाता है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम रिटन भी कर सकते हैं, ओरल भी कर सकते हैं, ठीक है? और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर. ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट में आए, कॉन्ट्रैक्ट मतलब संविदा, ओके? ए और बी एंटर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में कि वो शादी कर सकें, ठीक है? बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द मैरिज, जो डेट फाइनल हुई थी शादी के लिए, तो ए उससे पहले पागल हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स, अब कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? विल इट बिकम वॉइड, विल इट बिकम इलीगल, विल इट बिकम वैलिड, और इज इट ऑप्शन 4 दैट इज इट विल बिकम वॉइडेबल? ए और बी ने एंटर करा एक कॉन्ट्रैक्ट में कि वो शादी करेंगे एक दूसरे से, और शादी की डेट जब फिक्स हुई थी उससे पहले ए पागल हो जाता है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वॉइड हो जाने वाला है. मैंने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल दिया था कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले तो वैलिड था लेकिन बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस वो ऑब्जेक्ट ही फेल हो गया, या जो मेन पर्पस है इस कॉन्ट्रैक्ट का, जो मेन ऑब्जेक्ट हमको फुलफिल करना था वो नहीं हो पाता है, तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मान लेंगे, दैट विल बिकम अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को हम किसी भी तरह से कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं अब, राइट? इसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहते हैं, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, ओके? और डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का कंसेप्ट हम सेक्शन 56 में पढ़ते हैं, 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है. हमने आज 15 क्वेश्चंस करे. आई होप आप मुझे बताइए कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं. मैं नेक्स्ट वीडियो में और एमसीक्यूज लेकर आने वाली हूँ. इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.